जस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों को विक्रमजीत सिंह की तरफ से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रूबरू में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आजकल जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं या हमारे आसपास का जो माहौल है उसमें कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि हर कोई एक स्वार्थी सा हो गया। ज़िंदगी में शॉर्टकट हर कोई चाहता है कि आगे बढ़े शॉर्टकट अपना के, और लेकिन ज़िंदगी ऐसी होती नहीं जैसी हम समझ रहे हैं। ना ही ये हमारे अपने हाथ में होता है कि इस ज़िंदगी को किस तरह से जिया जाए, कैसे इसको चलाया जाए। बहुत पहले एक कहानी सुनी थी कि एक राजा के संतान नहीं होती थी। बहुत समय हो गया लेकिन संतान का सुख जीवन में प्राप्त नहीं हुआ, और किसी ज्योतिष के पास गए, एस्ट्रोलॉजर के पास गए। उन्होंने कहा कि राजन, तुम्हारे संतान का सुख हो सकता है, लेकिन पहले इसके लिए तुम्हें किसी बच्चे की बलि देनी होगी। एकदम से तंदुरुस्त बच्चा हो, उसकी बलि दोगे तो तुम्हारे बच्चा हो सकता है, संतान का सुख तुम्हें प्राप्त हो सकता है। और राजा ने ऐसी घोषणा करवाई अपने राज्य में कि कोई भी अगर अपना बच्चा मुझे देगा, मैं उसे बहुत सारी माया दूंगा, उसको ज़िंदगी भर माया की कमी नहीं आने दूंगा। लेकिन अपना बच्चा देने को तैयार कौन हो? क्योंकि बच्चा हर एक को प्यारा होता है, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो। और काफ़ी समय ऐसे बीत गया तो जब ये घोषणा एक बहुत ही गरीब परिवार ने सुनी कि राजा ने ऐसी घोषणा करवाई है, तो उनके मन में आया कि बहुत गरीब हैं, क्यों ना हम अपने बच्चे को अगर राजा के हवाले कर दें तो हमारा जो बाकी जीवन है, जो बाकी हमारा परिवार है, ये तो बहुत सुख से व्यतीत हो सकता है, इनका जीवन निर्वाह अच्छा हो सकता है। तो वो राजा के पास चले गए अपने बच्चे को लेकर और कहते हैं राजा से कि हमारा बच्चा हाजिर है, जो आपने मांग की थी, हम अपना बच्चा आपको देते हैं बलि देने के लिए। और दिन निश्चित कर लिया गया जब उसकी बलि दी जानी है। सारा राज्य वहां पर इकट्ठा हो गया, सारा नगर इकट्ठा हो गया। और बलि देने से पहले राजा ने पूछा, कोई अंतिम इच्छा बच्चे, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो? तो उसने कहा, हाँ राजन, मेरी एक अंतिम इच्छा है। मैं चाहता हूं कि कुछ रेत मंगवाई जाए, मुझे कुछ रेत चाहिए। रेत का इंतजाम किया गया और बच्चे ने क्या किया, 4 ढेरियां रेत की बना दी। और बच्चे ने क्या किया, पहली ढेरी के आगे हाथ जोड़कर नमस्कार की और उसको अपने पांव से गिरा दिया। फिर दूसरी रेत की ढेरी पर भी नमस्कार की और अपना पांव मार के उस ढेरी को भी हिला दिया। तीसरी ढेरी के सामने भी ऐसा ही किया और चौथी ढेरी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, लेकिन पांव नहीं मारा उस ढेरी को। तो राजा ने पूछा कि बेटा, ये जो तुम कर रहे हो इसके पीछे क्या मंतव्य है, क्या मतलब है इसका, ये क्यों किया? तो बच्चा कहता, राजा, इसके पीछे मेरा कुछ भाव अर्थ था। पहली ढेरी मेरी माता पिता की, जिन्होंने मुझे जन्म दिया। मेरा पहला उन पे ये विश्वास था कि ये मुझे कभी भी, चाहे कैसे भी हालात हों, ये मुझे नहीं छोड़ेंगे, हर हालत में मुझे बचाएंगे। लेकिन इन्होंने तो खुद ही तुम्हारे पास लेकर आ गए बलि देने के लिए, इसलिए मैंने ये ढेरी अपने माता पिता की ये भी पांव मार के ठुकरा दी, इन्होंने भी मुझे ठुकरा दिया। और दूसरी ढेरी होती है रिश्तेदारों की, आस पड़ोस वालों की, यार दोस्तों की। किसी ने भी मेरे माता पिता को ये नहीं समझाया कि जो काम आप करने जा रहे हो ये गलत है, और इसलिए कहते मैंने दूसरी ढेरी से भी आस छोड़ दी और रिश्ते नातों से भी आस छोड़ दी, वो भी गिरा दी। और तीसरी ढेरी राजा की होती है। राजा भी प्रजा का पिता होता है, लेकिन वो जो राजा पिता है वो ही मेरी बलि देने जा रहा है, इसलिए मैंने तीसरी ढेरी भी तोड़ दी, उससे भी आस छोड़ दी। और कहते ये जो अंतिम ढेरी है रेत की, ये मेरे परम पिता परमात्मा की है, ईश्वर की है। इसके आगे आस है कि ये मुझे जीवन देगा, ये मेरे जीवन को व्यर्थ नहीं होने देगा, खत्म नहीं होने देगा। तो राजा के एकदम मन में ध्यान आया, मैं ये क्या करने जा रहा था? इतना समझदार बच्चा इतनी छोटी सी बातों में मुझे इतनी गहरी बातें समझा दी। और कहते राजा के मन में ये बात आई कि क्यों ना
अगर मैं ऐसा काम करता हूं, पता नहीं मेरे दोबारा संतान का सुख हो चाहे ना हो, लेकिन ये बच्चा बहुत गुणी है, विद्वान है, क्यों ना इस बच्चे को ही मैं अपना बच्चा बना लूं, अपना बेटा बना लूं। तो कहते वो ऐसा ही हुआ। और कहने का बात ये, चाहे एक स्टोरी है, एक कहानी है, लेकिन जीवन में शिक्षा बहुत बड़ी है। और अभी जो 2 सालों में हम जिस वक्त से निकले, कोरोना टाइम में, कोविड टाइम में, हमें वो पता चला, भगवान की तरफ से एक संदेश हमें मिला कि जिन डेरियों पर हम आस बनाकर बैठे थे, चाहे वो माता पिता की डेरी थी, यारों दोस्तों की डेरी थी, चाहे वो हमारे राजा की डेरी थी, जब ऐसा समय आया तो कोई भी कुछ नहीं कर पाया। सभी बल्कि एक कमरे में कैद होकर रह गए, जिसको भी ऐसा हालात बने। और हुआ क्या कि वो सारा कुछ होते हुए भी सिर्फ और सिर्फ आस रही तो एक ईश्वर पर आस रही। और यही बात हमें समझाने के लिए यह मैसेज दिया गया कि जीवन में हालात कैसे भी हों, लेकिन एक ईश्वर ही है जो हर हाल में हमारे साथ रहता है। एक ईश्वर ही है, एक भगवान ही है जो हर संकट के समय में हमें बचा सकता है। तो आओ दिन की शुरुआत करते हैं ऐसे ही शुभ विचारों के साथ, और मिलते हैं जल्द एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रूबरू में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर रोज़ आपको एक नई शख्सियत के साथ मिलाते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील मेहरा जी। जी डॉक्टर साहब नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका जस हिंदी के स्टूडियो में। नमस्ते। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि हमारा ये शो ऐसा है, हम पहले आपकी उस तरफ जाने से पहले मेडिकल फील्ड में कुछ आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कहाँ आपने अपनी शुरुआती शिक्षा ली? मैं अमृतसर का निवासी जी। और उसके बाद मैं राम आश्रम स्कूल और डीएवी स्कूल और डीएवी कॉलेज पढ़ा। उसके बाद मैंने अमृतसर मेडिकल कॉलेज में अपनी मेडिकल शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद मैंने 1 साल वहाँ हाउस जॉब करके फिर मैं अमेरिका आ गया। जी, अमेरिका आप कितना टाइम हो गया आपको डॉक्टर साहब यहाँ पे आए हुए? ऑलमोस्ट 40 साल हो गए। एकदम आके मैंने फिर ट्रेनिंग की थी यहाँ 6-7 साल की। जी। पहले 3 साल मेडिसिन में, इंटरनल मेडिसिन यहाँ ब्रुकलिन में, और उसके बाद 2 और 3 साल पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर में मैंने क्वींस हॉस्पिटल सेंटर जो एल्बर्ट आइंस्टाइन का हिस्सा था उनमें लंग डिजीजेज और क्रिटिकल केयर में की थी। उसके बाद फिर मैंने 1 साल के बाद जीरियाट्रिक्स में भी ट्रेनिंग की। तो मेरी 4 ट्रेनिंग्स हैं। जी, तो इस तरफ जाने का डॉक्टर साहब कैसे मन में विचार आया कि इस तरफ जाया जाए मेडिकल फील्ड में? क्या कोई घर में ऐसा माहौल था या किसी का कुछ ऐसे, कई बार मन पे चोट पड़ती है कि मैं लोगों की सेवा इस तरह से कर सकूं, मन में क्या भाव रहा डॉक्टर साहब आपके? बचपन से मेरे इवन जो हमारी फैमिली बिजनेस में है, मूवीज में है, माय फादर डिस्ट्रीब्यूटर, पर मैं बचपन से 7वीं जमात से मेरे दिमाग में ही था मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि मैं हमारे एक मदर के मामी जी वो एस्मा से बहुत पीड़ित थे। तो उसके बाद तो आई फेल्ट कि मेरे को कुछ करना चाहिए। हमारे पड़ोस में एक डॉक्टर खन्ना थे, मेरे को हमेशा बड़े अच्छे लगते थे कि वो जो स्टेथोस्कोप लगा के साइकिल पे स्कूल जाते थे। तो मेरे दिमाग में तब से था मैं बड़ा होके कुछ अच्छा काम करूंगा और होपफुली अपने रिश्तेदारों का और बाद में सब जनता का कुछ सेवा कर सकूं। जी, और डॉक्टर साहब स्पेशली मैं ये पूछना चाहूँगा कि जिस टाइम पे आप यहाँ पर आए, आपने अपना एक संघर्ष शुरू किया, लाइफ यहाँ से स्टार्ट करी, उस टाइम के थोड़ा माहौल बताइए, क्योंकि उस टाइम पे इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं होती थी और अपनी कम्युनिटी भी यहाँ पर जो सुनने में आता कि बहुत कम लोग अपने इंडियंस हुआ करते थे। उस समय कैसा एक माहौल रहा आपके साथ? पहले 1-2 साल बड़े पेनफुल रहे। हमेशा दिल करता था कि हमारे पास $1000 हो जाएंगे जब वापस भाग जाएंगे। एंड पहले 8-9 महीने बहुत कि एक गाड़ी का जो ट्रेन का टोकन बचाने के लिए 40-40, 50-50 ब्लॉक में चलता था। तो जब तक यहाँ का वो लाइसेंस एग्जाम पास नहीं हुआ, जो कि 6 महीने के बाद हुआ आने के बाद, तो आई ट्राइड की स्टोर, गर्ड स्टोर था, जैसे कॉर्वेट स्टोर था, उनमें कोशिश की कुछ काम ढूंढने की, पर वो कहते थे तुम ओवर क्वालिफाइड हो, जहाँ जाओ। तो इट वाज अ वेरी पेनफुल टाइम। और एक एज भी, आई वाज ओनली 22 इयर्स ओल्ड, तो उस लगता था कि कहाँ से आ गए।
एक हम अमृतसर में एक अच्छे घर से निकल के, तो स्ट्रगल बहुत थी, पर थैंकफुली हमारी मिसेज ने काफी साथ दिया उन दोनों के। दैट वाज अनदर टफ थिंग कि अकेला जॉब नहीं है, पढ़ाई नहीं है, तो तुम आके करो, यू आर डिपेंडेंट, कभी किसी रिश्तेदार से पैसे लो, कभी किसी, सो इट वाज नॉट अ फ्रूटफुल, काफी पेनफुल टाइम निकले पहले 1-2 साल, पर जी उसके बाद भगवान की दया से धीरे धीरे तनख्वाह $400 मिली, फिर $17,000 पर ईयर मिली फॉर 5-6 साल। तो बट आई थिंक अचीवमेंट अच्छी हुई कि मेहनत की, लेकिन उसका फल भगवान अच्छा देता है, दे जी। रहा है, लोगों की दुआएं जैसे साथ डॉक्टर हैं। साहब वो कहते हैं ना कि रात जितनी संगीन होती है सुबह उतनी ही रंगीन होती है। वाह, बहुत अच्छा कहा, आप तो शायर हैं। जी और जैसे शुक्रिया कहते आपका। हैं कि जो सोना होता है वो एक भट्टी से तप के ही जो है उसके गहने बनते हैं जिसको लोग फिर पसंद करते हैं। तो आज आपकी जो शख्सियत लोगों के सामने आई है, ये शायद लोगों को ये नहीं पता कि आप कैसे एक वो तप के निकले हैं, कैसे एक संघर्ष में आपका वो जीवन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आई थिंक जो भी इस दुनिया में है और स्पेशली अमेरिका में आता है, उनको रियलाइज नहीं होता कि दूर के ढोल सुहावने, पर जी जब आके आप रहने परमानेंट रहने के लिए आओ, बहुत मेहनत है। एंड आई थिंक वो जरूरी है। एक गुड थिंग हमारे पंजाबियों में एक है कि जी हमारे भगवान ने हमें इतनी दी है कि हम घोड़े हैं कि जो जी काम करो तो हम ज्यादा अच्छे होंगे। सो बिल्कुल। बहुत और बहुत जहां आपने वो बात भगवान का, करी कि वाहिगुरु का शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल, जहां आपने वो बात करी कि जो लोग इंडिया में होते हैं वो ये समझते हैं कि बाहर तो पैसे एक बार चले जाओ बड़े आसानी से, पैसे जैसे वो पेड़ों से पैसे गिर रहे होते हैं ऐसा हो जाता है वहां पे, ऐसे लगता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जी मैं वही रिक्वेस्ट करता हूँ, आओ तो लीगली आओ। इलीगल सैडली बहुत मैंने पेन देखी है। अब जी मेरा एक भाई भी काफी सफर किया शुरू में, क्योंकि बट यू नो थैंक गॉड कि आपको अच्छे रिश्तेदार दोस्त मिल जाते हैं, सो आपकी हेल्प करते हैं। सो जी अच्छा हुआ, मेहनत की, ऑलमोस्ट एटलीस्ट 100 घंटे काम किया पहले 5 साल, 100 hours a week 100 for आवर्स ए first वीक। 5 years a week. I क्या used to बात come है। home maybe twice a week, 60 hours straight और 36 hours straight हमारी ड्यूटी होती थी हॉस्पिटल में। So it comes out to be like $2-2.5 घंटा। So but जी overall उसने एक तो हमें दुख सहने सिखाए, एक अपने आप को फॉर्म किया। जब मैं अमृतसर में था, आई वॉज ऑलवेज नोन कि बेटा आप मिस्टर कुंदन लाल मेरा के बेटे हो, अभी जी मेरा अपना एक नाम है। और मेरे पिताजी लाइक जब यहाँ आए तो वो बड़े खुश हुए कि बेटा वहां तो तुम्हें आज़ादी थी, जहाँ जाओ डॉक्टर साहब आ रहे हैं, पर एक अच्छा माहौल, अच्छी सेवा और सीखने का मौका मिला। जी सो मैं बहुत भगवान का शुक्रगुजार हूँ जी, कि मैं कुछ बल्कि कर वो सका। बात ऐसी होगी कि पहले आपको लोग जानते थे आपके पिताजी के नाम से, और जब जी पिताजी यहाँ पर आए पर आई एम श्योर कि ऐसा हुआ कि ये डॉक्टर साहब के पिताजी हैं, डॉक्टर सुनील मेहरा जी के हाँ। पिताजी, आपके एंड नाम हाँ, से फिर लोग उनको जानने लग गए। हाँ जी, मैं आई फेल्ट वेरी, मेरे पिताजी के लाइक आंखों में मैंने वो देखा, गर्व देखा अपने लिए और उनके लिए। सेम थिंग मॉम मदर के लिए, तो इट वाज वेरी गुड। जी जी, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, आपका ये जो कहानी दास्तां हम सुन रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, और ये हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है, बल्कि हमारे दर्शकों के लिए जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, इसीलिए हमारा ये मंतव्य रहता है कि आपके ज़िंदगी के बारे में ज़रूर थोड़ा डिस्कस किया जाए। और डॉक्टर साहब थैंक यू बहुत बहुत, आपने ये बहुत अच्छी बातें अपने शुरुआती दिनों की यहाँ पर बताई, कैसे आपने ये लाइफ स्टार्ट करी। और डॉक्टर साहब अब दूसरी तरफ चलते हैं, जो आपकी फील्ड है, हमारे दर्शकों को उससे भी आई एम श्योर कि बहुत लाभ होगा। और डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी स्पेशलिटी क्या है? आजकल मोस्टली मैं पल्मोनरी जो कि लंग्स की है, जी फेफड़े एक पंजाबी में बोलते हैं, जी और क्रिटिकल केयर जहाँ काफी सिक पेशेंट आते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाए, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हो जाए, जी हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, निमोनियाज, एम्फेसीमा, दमा, एस्थमा, ऑल दीज आर माय फील्ड्स। जी जी, बहुत अच्छा। बल्कि हमने वो एक समा देखा डॉक्टर साहब की जो पिछले 2 साल रहे, कि कैसे एक सारा कुछ बंद हो गया, बिजनेसेस बंद हो गए, सारा कुछ बंद हो गया, मंदिर गुरुद्वारे, धार्मिक स्थान, मस्जिदें, चर्च सब बंद हो गए। और लेकिन उस समय यही एक दिख रहा था जो भगवान का रूप है, आप डॉक्टर ही हो डॉक्टर साहब, जिन्होंने
ऐसे एक तूफान में से भी वो सबके बीच में गए, जबकि परिवार वाले भी जिसको कोरोना हो जाता उसके पास जाने से घबराते थे, उससे दूर रहते थे। लेकिन एक आप डॉक्टर ही थे जो उस समय में भी बिल्कुल उन पेशेंट्स के बीच में जाके, बल्कि ना खुद की हिम्मत हारी, उन पेशेंट्स को भी कैसे एक बिल्कुल ठीक किया आप लोगों ने। और मतलब ये एक भगवान की नेमत कह सकते हैं, एक दूसरा भगवान का रूप आप में हमें देखने को मिला उस समय। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान की जो दी हुई सौगात है हमारे पास कि जी। हमने कुछ सीखा है, तो आई थिंक वो हमारा कर्तव्य था कि हम जाके अपने साथियों का, अपने मरीजों का, अपने पड़ोसियों का ध्यान रखें। और मैं थोड़ा अच्छा महसूस करता हूँ कि वी केम एंड वी रोज टू द ओकेजन, और हम वहाँ रहे, लड़े। सैडली कुछ काफी दोस्त हमसे छूट गए, बिकॉज जब शुरू हुआ था मार्च 2020 में, हमें पता नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना। हमारे पास वो अच्छे मास्क और चीजें नहीं थी, सो लॉट ऑफ अस सफर्ड। मैं 4 हफ्ते बीमार रहा अप्रैल 2020 में, लेकिन ओह। भगवान की दया से मैं यहाँ भी हूँ। अब जी। मैं उन दोस्तों के लिए बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, उन्हें शांति दे, उनके परिवार बिल्कुल। को हौसला दें। जी। और डॉक्टर साहब, बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। यहाँ समय हो चला है एक ब्रेक का, और दर्शकों कहीं ना जाइएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील मेहरा जी, एक बार फिर इनके साथ रूबरू होते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है जी एक बार फिर आपका ब्रेक के बाद। और जैसा कि डॉक्टर साहब आप ब्रेक पे जाने से पहले बता रहे थे कि कुछ आपके जो कुलीग थे डॉक्टर्स वो नहीं रहे, और बल्कि कैसा 100 ऑफ नंबर हमने सुने हैं कि जो डॉक्टर्स एक कम्युनिटी की सेवा कर रहे थे पेशेंट के साथ, ऐसे एक भयानक माहौल वो था, ऐसा मंजर था, उसमें से कैसे एक वो निकाल के लेके आए। और काफ़ी डॉक्टर्स हमारे बीच में नहीं रहे हो, लेकिन फिर भी वो एक काम चलता रहा हॉस्पिटल्स में। ये सैड पार्ट था कि क्योंकि जब शुरू में कोरोना आया तो भी किसी को पता नहीं था कि क्या होगा, कितनी जी। इन्फेक्शियसनेस है, कितने लोग बीमार हो सकते हैं बिना मास्क के और समथिंग। और शुरू में हमारे पास इतनी सहूलतें नहीं थी, जी। हॉस्पिटल्स के पास भी मास्क वगैरह कुछ नहीं थे, तो उसमें काफी लोग बीमार हुए, कुछ चल बसे। और सैड पार्ट है यंग पीपल, और मिडिल एज डॉक्टर्स, यंग, तो बड़ी पेनफुल थी वो काम। लेकिन जी। इट वेंट ऑन, लॉट ऑफ नर्सेज, हॉस्पिटल स्टाफ, काफी लोग छोड़ गए हमारा साथ, पर जी। वो हमारे में एक हिम्मत बना गए कि हमें कुछ करना है ताकि ऐसी चीज दोबारा ना हो। जी। एंड हमने देखा ये जो तीसरी दौड़ में आया कोरोना, अभी ओमिक्रॉन रिसेंटली, एटलीस्ट जिन लोगों ने वैक्सीनेशन ली थी वो इतने बीमार नहीं हुए। हालांकि जी। वो लोग कंप्लेन करते रहे कि हमने बूस्टर लिया, हम बीमार हुए। बिकॉज जैसे हम लोग स्मार्ट हैं, साइंटिस्ट स्मार्ट हैं, वैसे ही ये कोरोना इज स्मार्ट। वो अपने म्यूटेशन करता रहा ताकि उनको दवाइयों का असर ना हो। पर जी। मेरी गुजारिश और रिक्वेस्ट है जो दर्शक देख रहे हैं जी। कि प्लीज गेट वैक्सीनेटेड, गेट बूस्टर। अभी स्पेशली बच्चों में 5 to 11 ओनली जी। बहुत कम लोग हैं जो बूस्टर हैं, ऑलमोस्ट 22%। तो जी। प्लीज जाके वैक्सीन करवाएं, इसका नुकसान नहीं है, 99.99% में नुकसान नहीं है। क्या कुछ बात साइड है। इफेक्ट होते हैं, जी। पर जब ये डिजीज में, जब जैसे हम लोगों ने डेथ का रूप देखा है, वो जी। बड़ा ही घिनौना रूप है, बिल्कुल। क्योंकि जब आपने तो मौत को फैमिली बड़ा एक पास नहीं करीब से होती। देखा है कि हाँ जी, मौत क्या होती बहुत। है, आपने बहुत एक करीब से देखा है। जी। जी। और ये कि देखो, जब आपकी फैमिली नहीं, आपकी बीवी, बच्चे, माँ बाप, आपका बेटे नहीं है, तो हमने बेचारे कुछ बुजुर्गों को अकेले सफर करते देखा है कि जहाँ हम भी लोग लाइक पूरा चेहरा कवर करके जाते हैं, वो बेचारों के पास कुछ वो ह्यूमन टच खत्म हो गया। पर जी। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वैक्सीनेट करो, वैक्सीनेट करो, बूस्टर लगवाओ, और हैव जी। फेथ इन, भगवान में विश्वास रखो, जी। साइंस में विश्वास रखो। जी। बिल्कुल। और जैसे डॉक्टर साहब आपने कहा कि आप लंग्स के स्पेशलिस्ट भी हैं, तो कोरोना का इफेक्ट हुआ ही लंग्स पे जैसे हम सुनते आए, और इससे बचाव के लिए क्या किया जा सकता है या और क्या कर सकते हैं? आई थिंक बहुत ज्यादा लंग्स इज द मेन ऑर्गन, जी। क्योंकि हमने बहुत
भयंकर भयंकर, आई कैन यूज अ वर्ड कि निमोनिया देखे, जिसमें रेस्पिरेटरी फेलियर हो गए मोस्ट ऑफ द लोग, उनको रेस्पिरेटर पे डालना पड़ा। और ये नहीं कि एक दो हफ्ते के लिए, कुछ लोग 5 6 7 7 हफ्तों के लिए रहे, फिर उनके साथ कुछ और कॉम्प्लिकेशन होती है जैसे निमोनिया। अभी उनको बाद में ब्रोंकाइटिस और ड्राई कॉफ रह रही है, वी डोंट नो क्यों। कुछ लोगों को स्कारिंग हो गई है लंग्स में, सो लेस देन 1%। पर ये चीजें अभी डायग्नोस हो रही हैं और होती रहेंगी। सो जी अवॉइड करने का वही तरीका है कि गुड क्वालिटी मैच, वो मैचिंग साड़ी वाला मैचिंग नहीं, वी आर नॉट डूइंग फैशन। जी जी आप डबल मास्क स्पेशली जी 95 K95 N95 वो डालें, और जी डबल मास्क स्पेशली इफ यू आर गोइंग टू ए ग्रुप, अवॉइड, कोशिश करें कि आप बड़ी पार्टीज में ना जाएं। यदि जाएं तो, क्योंकि आफ्टर एक दो ड्रिंक्स हिंदुस्तानी, हम भारतीय लोग जी यहाँ जी खाना खाने में बहुत बिजी हो जाते हैं, देन जी वही सेम चीज शुरू हो जाती है। तो जी और एक रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो जी खुद बीमार हैं लेकिन बताते नहीं और खुद पार्टी में चले आते हैं और जी कुछ जी लोगों को बिल्कुल बीमार करते हैं। जी तो जी ऐसी चीजें अवॉइड करें, प्रॉपर मास्क करें, हैंड हाइजीन जिसमें आप अपने हाथ कहीं लगाते हैं कुछ, जैसे जी हम पेशेंट को हर पेशेंट के बाद हाथ धो या अल्कोहल से उसको क्लीन करो और जी डबल मास्क रखो। सो इवन दो आई एम वर्किंग, सो आई हैव माय मास्क, दिस वन जी एंड प्लस अदर, सो जी यूज अ क्वालिटी मास्क। तो ये जी बहुत जरूरी है। जी। और डॉक्टर साहब, जब मास्क की बात चली तो एक चीज़ हम सुनते हैं कि जब मास्क हम लगा लेते हैं, जो हम सांस लेते हैं तो कहते हैं कि वो फ्रेश ऑक्सीजन हमारे अंदर नहीं जाती, बल्कि हमारे द्वारा जो छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारे अंदर जाती है। तो इस बात में दिस कितनी इज, सच्चाई है? हाँ, नहीं मैंने भी सुना ये बात, बट नो देयर इज टू स्मॉल एक्सटेंट इट इज ट्रू फॉर यंग जी पीपल। बट मैं ये कोशिश करता हूँ हमेशा कि जैसे मैं दो पेशेंट देख के आया, मैं रूम में आता हूँ, मैं मास्क उतारता हूँ, मैं मुंह को अच्छी तरह धोता हूँ, पानी पीता हूँ, मुंह साफ करता हूँ। तो ये, हाँ, थोड़ा परहेज, थोड़ा कंट्रोल रखें अपनी आदतों पे। तो जब जी भी आपको मौका मिले आप जाके थोड़ा रिमूव करके करें। एक कार्बन रिटेंशन इतनी नहीं है, बिकॉज जो आसपास में थोड़ी सी जगह है उसमें से वो डिसिपेट हो जाती है कार्बन जी डाइऑक्साइड। सो नीड नॉट वरी कि हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर रहे हैं, सेम वे उन साइड से कहीं से ऑक्सीजन आ रही है, तो जी घबराने की जरूरत नहीं है। और जब भी आपको मौका मिलता है अपने वैक्सीनेशन पूरी करवाएं। जी वैक्सीनेशन का नुकसान 0.0001 है, जी। प्लीज। बल्कि एंड पहले लोग बूस्टर भी बहुत लगवाएं। डरते थे जब ये मार्केट में आई, वैक्सीन मार्केट में, लोग बहुत डरते थे इसको लगवाने से। मन में एक डर था कि शायद वो कोरोना का जो वायरस है वो हमारे अंदर डाला जा रहा है इस वैक्सीन के थ्रू। नहीं, इट्स नॉट ए लाइव वायरस, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जी सो इट इज अटेन्युएटेड थिंग, तो जो इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों ने मम्स, मीजल्स, रुबेला, स्मॉल पॉक्स, इन काफी चीजों का हम ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है, स्मॉल पॉक्स जैसी चीजों का, इवन मलेरिया का वैक्सीन की कोशिश। सो डोंट नीड टू वरी, आप भगवान पर विश्वास रखें। और देखो कितने मिलियन लोगों ने लगवाया, पर जी आज तक नहीं हुआ कि ऑलमोस्ट 5 मिलियन लोग इस वर्ल्ड से दे गॉट टेकन अवे लास्ट 2 साल में। 9 लाख एज ऑफ लास्ट वीक अमेरिकन डाइड, 9 लाख, इट्स अ ह्यूज नंबर। तो क्या बात प्लीज, ये डिजीज के कारण है, वैक्सीनेशन के कारण नहीं। जी, डिजीज़ के कारण इतना हुआ। जी। और बहुत ये दुख की बात है कि इतने लाखों लोग आज हमारे बीच नहीं रहे। जी। और डॉक्टर साहब, और इन्फॉर्मेशन हम आपसे लेंगे, लेकिन यहाँ समय हो चला है एक ब्रेक के बाद। और श्योर। अपने दर्शकों को यही एक अर्ज़ है कि कहीं ना जाइएगा, और बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हम डॉक्टर साहब से लेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील मेहरा जी, जो कि कोविड के टाइम पर कैसे कैसे हुआ और इससे बचाव के लिए बहुत अच्छे तरीके हमें बता रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है जी आपका ब्रेक के बाद। शुक्रिया आपका। और जैसे डॉक्टर साहब आपने कहा कि एक वो टाइम था, एक वो मंज़र था, और बल्कि मैं उस समय ये भी पता है कि उस समय लोग टीवी देखने से, न्यूज़ देखने से भी घबराने लग गए थे, कि न्यूज़ देख के भी एक मन में डर सा लगता था, क्योंकि ऐसे वो एक ऐसा समय ही ऐसे था। और आज मैं जी आपसे पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब, आज के समय में आप क्या समझते हैं कि कितना ये कम हो गया कोविड, और कितना अभी और टाइम लगेगा और लाइफ नॉर्मल होने के लिए?
ये जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो ये आई थी तीसरी लहर, वो जी। देखो 2 हफ्ते पहले आप मेरे से क्वेश्चन पूछते तो मैं कहता कि 1 in 4 न्यूयॉर्कर्स, चार जी। में से एक इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना, जी। लाइक इट वाज 26 से 27% लोगों को, अभी इट्स लाइक 3.4% लास्ट फ्यू डेज। सो इट इज दिस वाह! लहर, ये जी। जा रही है, लेकिन क्या नई लहर आएगी, इससे पॉसिबल, बिकॉज जी। अभी वो देर रिपोर्टिंग की उसका ओमिक्रॉन का एक BA.2 वायरस म्यूटेशन आ रही है। जी। इट इज ऑलमोस्ट 50 देशों में पता चल चुका है, लेकिन आई होप गॉड विलिंग कि वो ऐसी ही माइल्ड वेव हो जैसे कि ओमाइक्रॉन हो, और मे बी दिस वायरस गेट्स वीकर एंड वीकर। पर जी। कुछ मोस्टली जो दोस्त लोग हैं और साइंटिस्ट है, जो लिटरेचर में पढ़ता हूँ, जी। उस हिसाब से ये कुछ साल तक आती जाती रहेगी। सो जी। बट एज लॉन्ग एज ये लोगों को ज्यादा बीमार ना करे और डेथ ना करे, सो आई जी। थिंक इसको हमें अपनाना पड़ेगा जैसे कि माइल्ड फ्लू या माइल्ड कोल्ड की तरह। जी। जी। सो ऑलवेज थोड़ा बिल्कुल। परहेज हमेशा रखें, डोंट गेट नेग्लिजेंट कि ये चलेगी यार कुछ नहीं होगा। जी। मतलब एक तरह से अपनी तरफ से हम लापरवाह ना हों, जैसे कि आपने नो कहा प्लीज, हम पार्टीज में ना जाएं, अगर जाएं भी तो कुछ समय के लिए, या अपना बस बिल्कुल उस सावधानी के साथ अपना एक लाइफस्टाइल हमें वैसा बनाना चेंज पड़ेगा। करना पड़ेगा। हाँ जी, जी। मास्क अपनी जेब में होना चाहिए, मूवीज में जाते हैं तो मास्क लगाइए, क्योंकि जी। आपका वो 6 फीट का डिस्टेंस नहीं रहेगा। जी। और डॉक्टर साहब, ये तो बात रही लंग्स की, कोविड के टाइम पे कैसे एक इफेक्ट्स हुआ। और भी कई बार हमें ऐसा देखने में मिलता है, सुनने को भी आता है कि लोग अभी भी काफ़ी अवेयर नहीं हैं मेडिकल के प्रति, और डॉक्टर के पास जाने से कई बार लोग देखा बहुत घबराते हैं। मन में एक ऐसी धारणा होती है कि अगर हम डॉक्टर साहब के पास गए तो कोई ना कोई हमें दवाइयाँ लिख देंगे, कोई ना कोई हमें परमानेंट दवाइयाँ लगा देंगे। तो और काफ़ी तो ये भी देखा है कि ब्लड वर्क भी कई लोग रेगुलर नहीं नहीं करवाते, कर, अपना जो 6 महीने या साल के बाद हमने करवाना होता है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है हमारे दर्शकों के लिए? आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये थोड़ा टैबू है हमारे कल्चर में कि जी। स्पेशली मेडिकल और साइकियाट्री में कि जाना ही नहीं। पर जी। एक चीज जाननी चाहिए कि आप, क्योंकि जेनेटिक, यदि हमारे पेरेंट्स में किसी को हाई ब्लड प्रेशर डायबिटीज है, तो आपको 35-40 उम्र के बाद एक बार साल में जरूर जाना चाहिए डॉक्टर जी। के पास। जस्ट फिजिकल कराओ अपना पूरा, ब्लड टेस्ट करा लो, ताकि आपको पता चल जाए कि डॉक्टर ने बीमारी आपको देनी नहीं है, उसने ढूंढनी है जी। और उसका संविधान निकालना है कि उसको कैसे जी। ठीक किया जाए। डायबिटीज इतनी कॉमन होती जा रही है, ये ओबिसिटी है इस कंट्री में, खाना बहुत अच्छा है, थोड़ा स्टीरॉइड जी। कहते हैं जो लगे हैं, पर डायबिटीज हमारा, क्योंकि ओबिसिटी ज्यादा है, हम लोग ओवरवेट होते जा रहे हैं, हमारी जेनेटिक्स हैं, तो डायबिटीज इंडियंस में बहुत कॉमन है। तो जी। ऐसे ही ब्लड प्रेशर, अर्थराइटिस, तो ये चीजों के लिए आई थिंक आई मेक इट ए पॉइंट कि अनलेस तुम्हारी आपकी फैमिली अच्छी है, आप इन गुड हेल्थ हो, आप एक्सरसाइज करते हो, तो 40 के बाद तो डेफिनेटली वंस ए ईयर आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, पूरा जी। फिजिकल करवाएं, ब्लड टेस्ट करवाएं। ब्लड टेस्ट करने से आपको कोई बीमारी मिलती नहीं है। जी। एडवांटेज है कि यदि आपको प्री डायबिटीज हो, बॉर्डर लाइन ब्लड प्रेशर हो, तो डॉक्टर आपको डाइट कंट्रोल करके, वेट कंट्रोल करके, एक्सरसाइज बता के जी। आपकी हेल्प कर सकता है। तो जी। मेरी रिक्वेस्ट है अपने आपके दर्शकों के लिए कि आप जरूर फिजिकल करवाएं। देयर इज नथिंग टू वरी, कोई दवाई डॉक्टर ने देनी तो जरूरी होगी तभी देगा। जी। आई नो दैट 99.99% डॉक्टर्स आर एथिकल इस कंट्री में। वो नहीं कि आपका टेस्ट करवाएंगे तो उसको कोई कमीशन मिलेगी, ऐसा जी। कुछ नहीं है। प्लीज, सो जी। हैव फेथ। जैसे अपने पेरेंट्स पे विश्वास करते हो, अपने गुरुजनों पे, अपने ज्ञानीज पे, पंडितों पे, सेम वे हैव फेथ इन ए डॉक्टर यू बिलीव इन। जी। बल्कि बिल्कुल, ये तो जो डॉक्टर्स हैं आपको एक तरह से ज़िंदगी बचाने वाले हैं, ज़िंदगी देने वाले हैं। और ये चीज़ बखूबी हमने पिछले 2 साल में ये बिल्कुल हमने देखा है अपनी आंखों से। और डॉक्टर साहब, जैसे आपने डायबिटीज़ की बात कही, एक मन में ये भी धारणा है कि डायबिटीज़ की दवाई एक बार शुरू हो जाए तो फिर वो सारी उम्र चलती है, इसलिए लोग कई बार डरते हैं उस दवाई को शुरू करने के लिए, या कैसे इससे बचा जाए, इसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं एक बात कहूंगा कि जब अ पर्सन अपना जो हमारा जो पेशेंट है, वो यदि अपना डाइट कंट्रोल करे अच्छी तरह, रोज एक्सरसाइज करे,
कंसंट्रेटेड स्वीट्स और हाई कार्बोहाइड्रेट कम कर दे, वेट कम करे, तो मैनी टाइम दवाई जरूरत नहीं पड़ती। या इफ आपने सोचा कि मैंने रोज 3 ड्रिंक भी पीनी है, मैंने रोज केक भी खाने हैं, मैंने रोज आइसक्रीम, बर्फी सब कुछ खाना है, देन मेडिकेशन विल बी नीडेड। क्योंकि डायबिटीज ऐसी है, इट्स लाइक हाइपरटेंशन, इन द बिगनिंग साइलेंट किलर। आपके किडनी को इफेक्ट करेगी, हार्ट को इफेक्ट करेगी, आई विजन को इफेक्ट करेगी। सो कॉम्प्लिकेशंस आर वेरी पेनफुल, स्ट्रोक्स। तो इसलिए कंट्रोल करें अपनी डिजीज को, अपनी मेडिटेशन, एक्सरसाइज, वेट रिडक्शन, ये चीजें बहुत बहुत जरूरी हैं, ताकि वो डॉक्टर को ये शौक नहीं है कि आपको दवाई दे। यदि आप अपना डाइट कंट्रोल से, एक्सरसाइज से अपने को कंट्रोल कर सकते हैं, तो नो नीड फॉर मेडिकेशन ऑल द टाइम। जी, बल्कि जैसे हमारे बुजुर्ग एक बात कहते होते थे कि दवा भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ परहेज भी बहुत जरूरी है, क्योंकि दवा भी तब असर नहीं करती अगर परहेज नहीं है। जैसे आपने कहा, वो दवाई भी ले रहे हैं और साथ में 3-3 ड्रिंक भी अगर रोज ले रहे हैं, तो वो दवाई क्या करेगी। जी डॉक्टर साहब, जी जी। और डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा अर्थराइटिस है, आजकल ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सुनने में आती है कि जोड़ों का जो दर्द है ये काफ़ी बढ़ती जा रही है ये मात्रा में, और इसके इलाज के लिए क्या प्रिकॉशंस है और क्या इसके लिए इलाज है डॉक्टर साहब? सबसे बड़ी सबसे कॉमन बीमारी इस कंट्री में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो एजिंग के साथ आता है, वंस यू आर 50 और अबव। और उन लोगों में ज्यादा है जो इनएक्टिव, जिनका वेट ज्यादा है। तो अवॉइड करने का वही, कीप योर जॉइंट्स मोबाइल, उनको एक्सरसाइज करो, थोड़ा वेट रिडक्शन करो, रोज चलो। देयर इज नथिंग बेटर देन वॉकिंग, रोज चले। उसके लिए अर्थराइटिस बाकी कुछ ट्रोमेटिक होते हैं, कोई गिर जाए तो दैट्स सैड, वो आप अवॉइड कर सकते हैं। जैसे बूढ़े में घर में फ्रैक्चर को प्रिवेंट करने की, मेक श्योर कि कोई कारपेट लूज नहीं है, कोई लूज वायर्स नहीं है, तो ऐसी चीजें करें। पर ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत कॉमन है, जेनेटिक्स भी है, एनवायरमेंटल, इसी चक्कर में कि डाइट कंट्रोल नहीं है। तो अवॉइड करने का वही तरीका है, एक्टिविटी, वेट कंट्रोल रखें अपना, जो डोंट ओवरवेट, हमारे 40% पॉपुलेशन इज ओवरवेट, तो उसको अवॉइड करने का बेस्ट तरीका यही है। थोड़ा वार्मनेस रखें, थोड़ी एक्सरसाइज करें, थोड़ा मसाज करें। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ समय हो चला है, आपसे विदा लेने का समय इजाज़त नहीं दे रहा। हमें भी पता है आप भी बहुत अपने बिजी स्केड्यूल में से हमें आपने ये समय दिया, और आपका बहुत बहुत तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं, और आगे के लिए भी ऐसी आशा करते हैं कि आगे भी जब भी ज़रूरत पड़े हमारे दर्शकों के बीच में आके आप और अच्छी अच्छी जानकारी देंगे। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। मेरी बहुत खुशी है कि आपने मेरे को याद किया। मेरी जस्ट टीवी के सब दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और बेस्ट विशेस फॉर गुड हेल्थ। शुक्रिया विक्रम जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू माय टीम। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। नमस्कार जी। और दर्शकों को ये बताते चलें कि बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आज हमें डॉक्टर साहब ने यहाँ पर मुहैया कराई, और हर रोज़ हम मिलते हैं एक ऐसी नई सोच के साथ। हमारा ये एक कोशिश रहती है कि आप तक अच्छी से अच्छी, जितनी भी अच्छी जानकारी हो वो पहुँचाई जा सके। और हमसे बात करने के लिए आप हमें ईमेल्स भी कर सकते हैं, कुछ और जानकारी भी देनी हो, info@justbroadcasting.com और vikram@justbroadcasting.com। तो आज के लिए विक्रमजीत सिंह को दीजिए इजाज़त। कल मिलते हैं एक नई सोच, एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।